Good morning to all of you once again. In this business day class, we were discussing chapter number 3, that is business environment. ये हमें डिस्कस कर रहे थे. तो हमने जो कल जो डिस्कस किया था उसमें हमने इसकी जो है इम्पोर्टेंस की थी और इम्पोर्टेंस वो टोटल जो है 6 थी, हमने उनको डिस्कस किया था. और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हम पढ़ेंगे. तो आज हम डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हम इसकी बात करेंगे. तो डायमेंशन आपके 5 प्रकार के हैं. डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. आपके बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशंस हम पढ़ेंगे. तो यहाँ पर टोटल आपके 5 प्रकार के बिजनेस डायमेंशंस हैं, यानी बिजनेस के अलग अलग एंगल हो सकते हैं इन्वायरमेंट के. वो आपके कौन कौन से हम इसके बारे में बात करेंगे, उन पाँचों को हम डिस्कस करेंगे. तो जैसे कि आपका बिजनेस डायमेंशन इन्वायरमेंट का मतलब होता है फैक्टर्स एंड फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशंस विच आर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ओवर द बिजनेस ट्रांजेक्शंस. कि ऐसे फैक्टर्स या ऐसी फोर्सेस या ऐसी संस्थाएं जो सीधे रूप से या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. ठीक है. तो जनरल जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसके इम्पोर्टेंट जो डायमेंशंस हैं वो आपके जो सीधे एक चीज़ को नहीं बल्कि पूरे बिजनेस इन्वायरमेंट को ही या पूरे इंडस्ट्री को ही प्रभावित करते हैं. तो वो कौन कौन से हैं. पहला आपके पास में है इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट. फर्स्ट इज इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट. आपका पहला इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट है. इकोनॉमिकल का मतलब आप समझ ही गए होंगे, ये इकोनॉमिक्स वर्ड से बना है, यानी आर्थिक वातावरण की बात करें तो कहता है कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रेफर टू ऑल फोर्सेस एंड फैक्टर्स विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ योर कंट्री. जो आपकी इकोनॉमी की कंट्री की इकोनॉमी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी प्रकार से अफेक्ट करती है. इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी, इनकम लेवल एट ए नेशनल लेवल एंड पर कैपिटा लेवल, प्रॉफिट अर्निंग रेट यानी आपका जीडीपी है, इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, प्रॉफिट अर्निंग है, प्रोडक्टिविटी है, एम्प्लॉयमेंट रेट है, और इंडस्ट्रियल मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. ये सारे की सारी चीज़ें मिला करके आपका एक इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है. यानी आप इसको दोबारा से फिर देख लो कि इसमें जो है कौन कौन सी चीज़ें आती हैं. आपका जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनकम लेवल ऑफ एट नेशनल लेवल, पर कैपिटा इनकम, प्रॉफिट अर्निंग रेट, प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट रेट, इंडस्ट्रियल मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. ये सारे मिला के जो है आपका इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं. और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये किसी न किसी रूप से आपके बिजनेस के लिए पॉजिटिव या आपके बिजनेस के लिए नेगेटिव किसी न किसी वे में आपको इफेक्ट करती है. अगर ये पॉजिटिवली इफेक्ट करती है तो आपके बिजनेस के लिए बिजनेस इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट फ़ायदेमंद है. अगर नेगेटिवली करती है तो ये आपके बिजनेस के लिए नुकसानदायक आपकी होती है. आप कहते हैं कुछ एस्पेक्ट हैं वो देखो. इंक्रीज इन जीडीपी रिजल्ट इन राइज एंड डिस्पोजल इनकम, यानी इंक्रीज इन जीडीपी है. इंक्रीज इन जीडीपी, जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है आपका जो है और बढ़ता है तो उससे जो है आपकी डिस्पोजल इनकम जो है वो इंक्रीज होगी और इससे आपके जो है फिर दोबारा से जीडीपी फिर इंक्रीज होगी. तो यानी आपके जीडीपी बढ़ने से आपका पॉजिटिव इफेक्ट आता है. सेकंड, हाई इन्फ्लेशन रेट एज कंसनट्रेट एज मे बी इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. आपका जो है दूसरा है हाई इन्फ्लेशन. हाई इन्फ्लेशन
हाई इन्फ्लेशन रेट है, हाई इन्फ्लेशन रेट जो है यानी मुद्रास्फीति की दर, मुद्रास्फीति दर क्या होती है कि जब आपकी कोई चीज़ की वैल्यू 1 रुपया है और वही चीज़ कल 2 रुपये में आने लग जाए, यानी आपके वैल्यू रुपीज़ की वैल्यू जो कम हो जाती है, तो इन्फ्लेशन रेट कहलाता है। यानी फॉल्स प्राइस एक बोलते हैं, यानी नकली प्राइस आपका इंक्रीज हो जाता है। तो उससे क्या होगा कि जब आपकी इन्फ्लेशन रेट हाई होगा तो आपकी जो कस्टमर है उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, और परचेजिंग पावर उससे कम होती है तो नेचुरली कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी कंजम्पशन कम होगी। तो इस प्रकार से हमारे बिजनेस के ऊपर आपका नेगेटिव इफेक्ट इसका पड़ेगा। डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, आपके बैंक का इंटरेस्ट रेट गिर जाता है तो वो आपके बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट गिरता है तो परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल इंक्रीजेस, because they will take the loan from the bank and they will purchase the products. That products may be land, building, machinery, household things, that may be luxury items just like कार हैं, इस प्रकार चीज़ें खरीदते हैं। तो कुल मिला के कुछ भी हो, आपका बिजनेस किसी भी चीज़ का हो सकता है, तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका घटता है बैंकों का तो आपका जो बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद होता है, इकोनॉमिकल है। पासिंग ऑफ जीएसटी बिल, ठीक है, आपका जीएसटी बिल है, पासिंग ऑफ जीएसटी बिल, और जीएसटी बिल पास हुआ है तो नेचुरली एवरी बिजनेस हैज गॉट इफेक्ट। मीन से जीएसटी पहले तो आपके टैक्स चोरी हो जाता था और हो जाता था, अब जीएसटी आपका लागू हो गया तो टैक्स चोरी की संभावनाएं यानी पॉसिबिलिटी जो है वो काफ़ी लेसर हो गई हैं। तो काफ़ी कम होने के कारण से नेचुरली प्रोडक्ट की कीमत बढ़ी है और उससे जो है आपके बिजनेसेस का जो सेल है वो आपकी घटी है। ठीक है, इस प्रकार से डिमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन का मतलब कि पीछे आपके 500 रुपये के और जो आपके 1000 रुपये के नोट बंद किए गए थे तो वो डीमोनेटाइजेशन कहलाया था। तो डीमोनेटाइजेशन से भी ऑटोमेटिकली हमारे बिजनेस के ऊपर रिवर्स इफेक्ट हमारे पड़े थे, क्योंकि इस प्रकार से जो लोगों के पास में जो ब्लैक मनी था वो ब्लैक मनी ख़त्म हो गया और उनकी परचेजिंग पावर भी ख़त्म हो गई, और आपके बिजनेसेस जिनके पास में ब्लैक मनी था वो भी उनके दम पे चल रहे थे, उनके पास में ब्लैक मनी ख़त्म हो गया। तो इस प्रकार से आपके बिजनेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसका असर पड़ा था। नेक्स्ट है बैंकिंग सेक्टर रेफर्ड है रिफॉर्म हैज़ लेड मैनी अट्रैक्टिव स्कीम एंड बैंक रिफॉर्म्स। तो आपके बैंक रिफॉर्म हैं, रिफॉर्म होता सुधार, जो आपके बैंक रिफॉर्म्स हैं दे हैव आल्सो गिव द पॉजिटिव बेनिफिट टू द बिजनेस इन्वायरमेंट। उससे क्या हुआ कि काफ़ी सारे बैंकों ने जो है अपनी पॉलिसीज़ को सुधारा है और उस प्रकार से उनके जो डिपॉजिट्स है, लैंडिंग मनी है, और उनमें नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया और उसमें फॉर्मेलिटीज मिनिमम कर दी गई हैं, यानी अब बैंक लोन लेना पहले की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया है। तो ईजी हो गया तो इससे क्या हुआ कि आपके जो कस्टमर्स हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ज़्यादा लोन उठा करके ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं या कस्टमर ज़्यादा परचेजिंग कर सकता है। तो इस प्रकार से ये बेनिफिशियल रहा। सेवंथ है रिसेंट चेंज इन इकोनॉमिक एंड फिस्कल पॉलिसी। तो आपका जो है रिसेंट चेंज या चेंज हम कहें चेंज इन फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी होती है घाटे का बजट। आपका पहले क्या होता था कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट जब बजट पेश करते थे तो मान लो कि उनका खर्च तो था 2 अरब रुपए, इनकम थी 1.5 अरब रुपए, तो बीच का जो है 50 करोड़ का जो हम कहें वो पैसा कहाँ से आए? तो वो जो है सरकार जो है घाटे का बजट बनाती थी, यानी कि उतने नोट छापती थी, नोट छाप के बाज़ार के अंदर डालती थी, तो उससे इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता था। तो ये बड़े गलत हो रहा था। तो इसके बारे में ये कहा गया कि भाई आप जो है
आप फिस्कल पॉलिसी बनाइए कि जिसमें आपका घाटे का बजट जो कम से कम हो, और इससे जो है घाटे का बजट कम से कम हुआ तो आपके एनआरआईज हैं, यानी जो भारत के लोग बाहर देशों में रहते हैं, उन लोगों ने भी आपके कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। क्योंकि अब जो घाटे का बजट नहीं रहा, फिस्कल डेफिसिट नहीं रहा, तो बिना काम के नकली जो आर्टिफिशियल प्राइसेज है वो नहीं रहेंगे। तो आर्टिफिशियल प्राइसेज नहीं रहेंगे तो उससे क्या होगा कि एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो काउंट होगा। तो हमारे जो भारत के लोग हैं वो बाहर के देशों में रहते हैं, जिनके पास में अच्छा वाला पैसा है, उन लोगों ने भी इंडियन कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इससे जो काफ़ी फ़ायदा हुआ, यानी हमारे को इससे जो पॉजिटिव इफेक्ट मिला। लॉट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म टेकिंग प्लेस एंड लीजिंग फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस, यानी आपका जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म सीधा बोलते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो 1991 के अंदर जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुए थे, और उनका जो इकोनॉमिक रिफॉर्म के आज हम देखते हैं कि हमारे इंपोर्ट हैं, एक्सपोर्ट हैं, या इंपोर्ट ऑफ मशीनरी है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, टेक्नोलॉजी है, हम विदेशों से बड़ी इजीली कर सकते हैं। और हम विदेशों को जो है वो टेक्नोलॉजी बेच भी सकते हैं या वो मशीनें बेच भी सकते हैं। तो पहले जो है 91 से पहले काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस थी, और जिस कारण से जो है ढंग से हम जो है इन चीज़ों को लागू नहीं कर सकते थे, तो जिससे हमारे सेल जो है वो नहीं बढ़ती थी, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं आती थी, हमारे पास अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं थे। तो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो स्टार्ट हुआ इसका बेनिफिट मिला है। नेक्स्ट है रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। आपका नेक्स्ट है 9th में रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। आपका पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो है उनके रोल भी काफ़ी चेंज हो गए हैं 1991 के बाद में। बिफोर 1991 देयर वर 108 थिंग्स विच वर इन द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, मीन्स नो प्राइवेट सेक्टर कैन मैन्युफैक्चर दैट प्रोडक्ट्स। But after 1991, only 3 products remain in the control of the government, and remaining 105 products were handed over to the private sector. It means the role of private sector increases and the public sector role is now decreasing day by day. You can see in the present scenario also, only 2 private companies are manufacturing the coronavirus medicines, and no government company is involved in सच टाइप ऑफ दी डोजेस। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर ही सब कुछ कर रहा है, आपका पब्लिक सेक्टर ने वो काम छोड़ दिए हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारे इकोनॉमी को पॉजिटिव बूस्ट मिला, क्योंकि जिस जगह पे प्रॉफिट अच्छे होते थे उस जगह पे वो सरकार ने छोड़ दी हैं, तो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में आ गए, प्राइवेट सेक्टर से अच्छा कमा रहे हैं, और उस सेक्टर में और काफ़ी दूसरे लोग भी आ गए, प्राइवेट लोग आ गए। उससे क्या हुआ कि प्रोडक्ट सस्ते हो गए और लोगों को अच्छी फैसिलिटीज मिलनी स्टार्ट हो गई। ठीक है। नेक्स्ट इज रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट की रेट है वो भी इंक्रीज हो गई, क्योंकि लोग जो है ज़्यादा पहले की अपेक्षा ज़्यादा जो सेव करने लग गए, और उनको जो शेयरों के अंदर या मार्केट के अंदर जो है वो ज़्यादा इन्वेस्ट करने लग गए। इससे भी आपका जो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा आपके बिजनेसेस के ऊपर। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट। आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या बना कि जब आप लोग फॉरेन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे तो उस समय आपका जो ट्रेड बैलेंस था वो आपका नेगेटिव था, यानी हम इंपोर्ट ज़्यादा करते थे, एक्सपोर्ट कम करते थे, और पेमेंट भी वैसे ही थी कि हम लोगों को जो है पेमेंट हमेशा बाहर से उधारी लेनी पड़ती थी। आज के टाइम में क्या हुआ कि जिस प्रकार से 1991 के बाद में पॉलिसी चेंज हुई, तो जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो भी ठीक हो गया,
यानी अब हम सरप्लस की पोजीशन में कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। और पेमेंट की कंडीशन भी ऐसी होगी कि हमारे पास जो फॉरेन करेंसी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अब है, तो इसका फ़ायदा भी हमें मिला। ये भी एक इकोनॉमिक बेस ही है। नेक्स्ट, मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। मनी सप्लाई इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में मनी सप्लाई हमारी बढ़ गई है, क्योंकि आपके लोकल सेविंग्स हो गई, एनआरआई लोग पैसे लगाने लग गए, आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ गए। तो इस प्रकार से हमारी मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी के अंदर काफ़ी बढ़ी है। और इंटरनेशनल डेट्स, लास्ट पॉइंट है इंटरनेशनल डेट। इंटरनेशनल डेट्स का मतलब हुआ अंतर्राष्ट्रीय ऋण, कि अब जो है हम दूसरे देशों से भी लोन लेना स्टार्ट कर दिया है। दूसरे देशों से भी हम लोन लेते हैं, यानी हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोग लेते हैं लोन, तो उससे हमारे इकोनॉमी के अंदर बूस्टअप और मिला है। ठीक है, तो अब आप देखें कि आपका यहाँ पर डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट की बात कर रहे थे। तो पहला इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के इकोनॉमिक फैक्टर्स हमने यहाँ पर 13 टाइप के इकोनॉमिक फैक्टर्स हमने डिस्कस किए। अभी मैंने बोला था ना कि फैक्टर्स एंड फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशंस दैट इन्फ्लुएंस द बिजनेस इन पॉजिटिव और नेगेटिव मैनर, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो ये आपके 13 टाइप के जो इस प्रकार के इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं या फोर्सेस हैं, जिसने हमारे इकोनॉमी को जो किसी न किसी रूप से प्रभावित किया है, हमारे बिजनेस की इकोनॉमी को प्रभावित किया है। तो कौन कौन से थे? पहला, इंक्रीज इन जीडीपी, कि अगर आपकी जीडीपी इंक्रीज होती है तो आपके कस्टमर की बाइंग पावर भी जो है वो बढ़ती है, और अल्टीमेटली दोबारा से फिर जीडीपी आपकी इंक्रीज होती है। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट है। हाई इन्फ्लेशन रेट, कि अगर हाई इन्फ्लेशन रेट होगा तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी, और हमारे कस्टमर की जो है वो परचेजिंग कैपेसिटी घटेगी। तो ये बिजनेस के लिए नेगेटिव है। डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, आपके जो है इंटरेस्ट रेट बैंकों के घट गए हैं, क्योंकि बैंक रिफॉर्म्स के कारण से इंटरेस्ट रेट घटे, तो इससे परचेजिंग पावर जो आम कस्टमर की बढ़ गई और उससे जब फ़ायदा हुआ, तो ये जो है हमारी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है। पासिंग ऑफ जीएसटी बिल, जीएसटी बिल पास करने से हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ी है, क्योंकि पहले काफ़ी ज़्यादा टैक्स चोरी होती थी, और उस प्रकार से जो है टैक्स चोरी के कारण से अब वो टैक्स चोरी रुक गई जीएसटी के कारण से। तो अब हमारा जो है उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। तो ये हमारे इकोनॉमी के लिए एक टाइम बिंग कुछ झटका है। बाद में क्योंकि जब जीएसटी कलेक्शन अच्छा होगा, देश के अंदर टैक्स रेट घटेंगी, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और कस्टमर की परचेजिंग पावर भी बढ़ जाएगी। डिमोनेटाइजेशन, कि आपका जो 500 रुपये 1000 रुपये के नोट और कुछ दूसरे नोट जो बंद किए गए थे, उस कारण से जो ब्लैक मनी के कारण से जो हमारी मार्केट जो सर्कुलेट करती थी, अब वो एकदम से जो है बंद हो गई। तो उससे हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट एक टाइम बिंग आया है, और उसके बाद में ये पॉजिटिव में चला जाएगा। बैंक के रिफॉर्म्स, काफ़ी सारे बैंक्स का जो है अब वो प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। बैंक्स जो आपके फॉरेन बैंक्स को भी अलाउ किया गया है आपके कंट्री में आने के लिए, और इस प्रकार से जो है आपके बैंक रिफॉर्म्स के कारण से ये फ़ायदा हुआ कि बैंकों की जो पॉलिसीज़ हैं, उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लोन देने का टाइम है, और जो दूसरी टर्म एंड कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, और उस प्रकार से ये फ़ायदेमंद रहा। चेंज इन फिस्कल पॉलिसी, आपके जो है फिस्कल पॉलिसी होता है घाटे का बजट, कि आपकी फिस्कल पॉलिसी उसको भी प्रेशर किया गया कि आपके घाटे का बजट तैयार ना किया जाए, कि घाटे के बजट से रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ता है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है। तो कहते हैं कि आप जो है फिस्कल पॉलिसी को चेंज कर दीजिए, आप बस घाटे का बजट मत बनाइए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आपका जो 1991 के अंदर जो है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए, काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट सेक्टर थे उनको प्राइवेट में डाल दिया गया, और आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी को चेंज कर दिया गया, आपके दूसरे कई चीज़ें थी उनको भी चेंज कर दिया गया है। तो इससे क्या हुआ कि हमारे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म से वो बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद हुआ। रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर था उसका रोल भी काफ़ी चेंज हो गया। बिफोर 1991 आपका जो पब्लिक सेक्टर था उसका रोल काफ़ी ज़्यादा होता था, यानी वहाँ पर जो है काफ़ी सारे जो सेक्टर ऐसे थे कि जिनमें केवल गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन कर सकती थी या माल बना सकती थी, प्राइवेट सेक्टर का एंट्री नहीं थी। इस प्रकार के 108 जो है वो सेक्टर थे जिसमें गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती थी।
पर अब जो 1991 के बाद में ओनली 3 सेक्टर्स लेफ्ट विद द गवर्नमेंट, तो इसका मतलब बाकी प्राइवेट सेक्टर का जो इम्पोर्टेंस बढ़ गई, और प्राइवेट सेक्टर की इम्पोर्टेंस बढ़ गई तो उन्हें कंपटीशन भी आ गया, उससे आपका बढ़िया क्वालिटी का माल, सस्ता माल आपको मिलना शुरू हो गया। रोल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, आप लोगों का जो जो सेविंग है और इन्वेस्टमेंट है उसका रोल भी चेंज हो गया, क्योंकि अब जो है प्राइवेट कंपनीज आ गई, ज़्यादा जो प्रॉफिट कमा के देती हैं तो ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं आपके शेयरों के अंदर, डिबेंचर्स के अंदर, तो इस प्रकार से आपका इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया बदल गया। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट, आपका ट्रेड और पेमेंट का बैलेंस है वो भी अब चेंज हो गया। पहले जो आपका 1991 से पहले आपका जो ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा रहता था, यानी इंपोर्ट हम ज़्यादा करते थे, एक्सपोर्ट कम करते थे, तो हमारा बैलेंस हमेशा गड़बड़ी रहता था और इसी प्रकार से पेमेंट भी गड़बड़ रहती थी। अब प्राइवेटाइजेशन होने के कारण से या हमारी पॉलिसी चेंज होने के कारण से अब हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रीक्वेंटली करते हैं, कम से कम रिस्ट्रिक्शंस हो गई, तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी सुधर गया है। मनी सप्लाई इन इकोनॉमी, इकोनॉमी मनी सप्लाई जो काफ़ी बढ़ गई है। अब हमारे एनआरआईज हैं या जो फॉरेन पीपल्स हैं, वो लोग भी हमारे बिजनेस के अंदर जो है हमारे इंडियन कंपनीज के अंदर पैसा लगाते हैं, क्योंकि उनको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। और इंटरनेशनल डेट्स, इसकी भी हमें अनुमति मिल गई है कि हम इंटरनेशनल के ऊपर जो डेट्स भी हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये डिस्कस किया, आपके जो 5 डायमेंशंस उसमें से एक डायमेंशन हमने डिस्कस किया है। ये डायमेंशन का नाम जो है वो आपका इकोनॉमिक डायमेंशन, इकोनॉमिकल डायमेंशन भी कह सकते हैं। तो ये इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट का एक डायमेंशन हमने जो है किया। अब इसमें अगर कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, कोई ऐसा पॉइंट जो आप इसमें डिस्कस मैंने किया आपके समझ में ना आया हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट जो है वो सोशल इन्वायरमेंट हम शुरू करते हैं। ठीक है। जो फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपके घर में आपके पापा की इनकम जो है मान लो साल की 5 लाख रुपीज़ हैं, और आपके पापा जो है वो बजट बना दे कि हम 6 लाख रुपीज़ खर्च करेंगे, और ये हमने 1 साल नहीं 2 3 4 साल तक किया, तो आपके पापा ने जो लोन उठाया होगा 1 लाख रुपीज़ का पर ईयर के हिसाब से, उसके ऊपर आप लोगों को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ब्याज पे करना पड़ेगा। तो ब्याज पे करना पड़ेगा तो क्या होगा कि एक दिन आपके हालत ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। तो आप फिर क्या करेंगे, लास्टली आप जो है ये कहेंगे कि पापा ऐसा है कि हमारे को जो है जितनी इनकम है हम उतना ही खर्चा करेंगे, इससे फालतू नहीं करेंगे, फिस्कल का बजट हम नहीं तैयार करेंगे। क्योंकि जो फिस्कल का बजट तैयार करने का मतलब ये होता है कि आपकी हर चीज़ महंगी हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके ऊपर जो आपने जो लोन ले रखा, लोन का ब्याज भी पड़ेगा, तो वो चीज़ आपके लिए महंगी हो रही है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे कंट्री में अब भी थोड़ा बहुत तो फिस्कल का बजट ज़्यादा तो नहीं है, पहले तो 15% होता था टोटल बजट का, 15% जो है वो घाटे का बजट होता था। तो वो क्या होता था कि हम फिर इंटरनेशनल लेवल पे लोन लेते थे, उन लोगों को हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, फिर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट हमारा काफ़ी ज़्यादा सेहत ख़राब कर देता था। तो अब जो है इन्होंने कहा कि आपका जो फिस्कल बजट है इसको आप ख़त्म कर दीजिए, या फिस्कल पॉलिसी को आप ख़त्म कर दीजिए। हाँ जी, अगला कौन सा बोल रहे थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहे थे क्या, ईमानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहे थे क्या? रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपने घाटे का बजट बनाया, तो घाटे का बजट बनाया तो घाटे के बजट में आप लोगों ने जैसे कि 5 लाख रुपए का था 6 लाख का कर दिया। अब आपने, आप तो क्योंकि सरकार है नहीं, ये तो घर का एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट लोन लेने की बजाय वो अपने रिजर्व बैंक को कह करके नोट छपवा सकती है ज़्यादा। अब जब बाज़ार में बिना काम के नोट आएंगे तो उससे क्या होगा कि बाज़ार के अंदर जो नोट आएंगे, नोट आने से लोगों के पास में पैसे पहुंचेंगे, पैसे पहुंचेंगे तो उन लोगों को किस प्रकार से पैसे पहुंचे, बैंकों के थ्रू पहुंचेंगे, लोग लोन लेंगे और करेंगे, तो उनसे जो है वो परचेजिंग के लिए दौड़ेंगे। परचेजिंग के लिए दौड़ेंगे तो क्या होगा कि जिनके पास पैसे ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा पैसे देने को तैयार होगा, तो ज़्यादा पैसे देने को तैयार होगा, तो इससे क्या होगा कि आपका जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाता है, यानी झूठी आपकी महंगाई बढ़ जाती है।
यानी पैसे की वैल्यू डिक्रीज हो गई, उस कारण से झूठी महंगाई आपकी बढ़ जाती है। तो ये आपका क्या रहता है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है जी। तो बाकी आप इकोनॉमिक्स के जब क्लास होगी ना, इकोनॉमिक्स के क्लास में भी ये चैप्टर आता है आपका, और ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैडम डिटेल में आपको बताएंगे इसके कई फैक्टर्स को लेकर के। ठीक है। और बाकी फिर हम दोबारा फिर रिवीजन लेंगे तो फिर आपको फिर बता देंगे। ठीक है जी। आज नेक्स्ट हम करते हैं जी सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट का आप समझ ही रहे होंगे, सोशल यानी सोसाइटी से बना है, यानी समाज से बना है। समाज का मतलब हुआ कि हमारे जो रीति रिवाज हैं, आपके हिंदू कस्टम्स हैं, आपके जो दूसरे कल्चर के हैं, दूसरे रिलीजन के उनके कस्टम्स हैं, वो उनके अलग अलग होते हैं, और वो चीज़ें भी आपके बिजनेस को किसी ना किसी रूप से प्रभावित करती हैं। तो यानी आपका सेकंड जो है वो सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट, तो आपका जो सोशल इन्वायरमेंट है हम उसकी बात करें तो सोशल इन्वायरमेंट जो है कंसिस्ट ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी। जो सोसाइटी के कस्टम और ट्रेडिशन है उन चीज़ों को हम बोलते हैं। इसमें आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, टेस्ट है, प्रेफरेंस है, एजुकेशन लेवल है लोगों का, और आपके जो बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं उसके अंदर उन चीज़ों से है कि हम जो है कोई भी हमारे समाज की कुछ चीज़ें हैं हम उनको ओवरलुक नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस उन्हीं के दम पे हमारा चलता है। कि जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व इंक्रीज द सेल ऑफ स्वीट्स एंड ग्रीटिंग कार्ड्स। ठीक है। आपका सोशल कस्टम है, नेचुरली आपके ग्रीटिंग कार्ड्स हैं, स्वीट्स हैं, इन दिनों में ज़्यादा बिकती हैं। तो ये तो एक एग्जांपल है। अगर आप बड़े बिजनेस की बात करें तो बड़े बिजनेसेस के अंदर भी आपका जिस प्रकार से दिवाली है, तो दिवाली के ऊपर जो ज़्यादातर व्हीकल्स आपकी गाड़ियां हैं, आपके बाइक हैं, स्कूटीज़ हैं, वो ज़्यादा खरीदी जाती हैं। तो नेचुरली आप देखते हैं कि दिवाली के ऊपर जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्कीम्स जो कंपनीज देती हैं। ठीक है। तो ये यहीं पर ये कहना चाह रहे हैं कि सोशल इन्वायरमेंट का ये है कि आपके समाज के लोगों का एजुकेशन लेवल क्या है, आपके समाज के लोगों का इनकम लेवल क्या है, आपके समाज के लोगों का जो ट्रेडिशन है, टेस्ट है और उनके फैशन है वो कैसे हैं, वो बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। कॉमन फैक्टर्स ऑफ इंडियन सोशल इन्वायरमेंट आर कौन कौन से हैं? जैसे कि आपके आज के टाइम में जो डिमांड उठ रही बार बार, जो कॉमन सोशल इन्वायरमेंट जो हर समाज अपने अपने हिसाब से उनको खींचता है कि हमारे हिंदू समाज है, चाहे मुस्लिम है, चाहे कोई भी है, उस समाज के अंदर भी अलग अलग आगे पेयर्स आगे आगे टुकड़े हैं, वो भी अलग अलग अपने लेवल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जैसे कि डिमांड फॉर रिजर्वेशन, आपका जो है डिमांड फॉर रिजर्वेशन, रिजर्वेशन इन जॉब, आपका जो है अलग अलग सोसाइटी जो जॉब्स के अंदर, गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो है वो रिजर्वेशन की डिमांड करते हैं। तो नेचुरली जब इस प्रकार की डिमांड होती हैं तो आपके इस प्रकार की चीज़ें आपके बिजनेस को इफेक्ट किसी ना किसी वे में ज़रूर करेंगी। डिमांड फॉर इक्वल स्टेटस ऑफ वीमेन, डिमांड ऑफ इक्वल स्टेटस ऑफ वीमेन फॉर इक्वल पे, इक्वल पे के लिए जो है वो डिमांड है जो है सोसाइटी, यानी आपके एक वीमेंस सोसाइटी अलग हुई, ऊपर वाले में आपने देखा कि एक सोसाइटी अलग हुई थी। तो अब यहाँ पर वीमेंस, हालांकि अपने इंडिया में तो ऐसा कोई खास फ़र्क नहीं है, इंडियन सोसाइटी के अंदर तो आजकल जो है लगभग इक्वल पेमेंट जो है वो सभी वीमेंस को मिलती है। पर आपके जो कुछ देश हैं जिनमें कि इस प्रकार का नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर जो है उनके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है जी। क्योंकि अभी मेरे को नहीं लगता कि ये हमारा टॉपिक पूरा हो पाएगा, क्योंकि आपका टाइम जो है दूसरी क्लास का स्टार्ट हो गया है। तो आज हम इसको यही फिनिश करते हैं, कल हम सोशल एनवायरनमेंट को हम कल से हम दोबारा शुरू करेंगे। ठीक है जी। तो चलो आज